बिखरे सपने। गंगा किनारे बसा छोटा सा गांव था आशापुर। नाम के विपरीत गांव में अक्सर उदासी की एक धुंध छाई रहती थी, मानो नदी की लहरों के साथ बहकर आई हो। इसी गांव में रहती थी गौरी। उसकी आंखें झील की तरह गहरी और शांत थीं, जिनमें कभी कभी दूर क्षितिज की लालिमा उतर आती थी। गौरी का जीवन उसकी माँ जमुना और उसके सपनों के इर्द गिर्द घूमता था। जमुना एक विधवा खेतों में मजदूरी करके गौरी को पालती थी। गौरी पढ़ना चाहती थी, बड़े सपने देखना चाहती थी, इस गांव की संकीर्ण गलियों से निकलकर एक खुली दुनिया में सांस लेना चाहती थी। उसका सबसे बड़ा सपना था गांव के पुराने पीपल के पेड़ के नीचे खुलने वाली नई पाठशाला में पढ़ना। पाठशाला अभी बनी ही थी, ईंटों की गंध और नए लकड़ी के बेंचों की महक हवा में तैर रही थी। गौरी हर शाम उस पाठशाला के बाहर खड़ी होकर अंदर झांकती, बच्चों को स्लेट पर अक्षर उकेरते देखती और उसका मन ललक उठता। जमुना जानती थी गौरी की इच्छा, पर गरीबी के बोझ तले दबी वह बेबस थी। 2 जून की रोटी जुटाना ही मुश्किल था, पढ़ाई का खर्च कहाँ से लाती। गांव में एक जमींदार थे, ठाकुर सूरज सिंह। रौबदार मूछें, तीखी नजरें और कठोर वाणी उनकी पहचान थी। उनका बेटा राघव शहर में पढ़ता था और कभी कभार गांव आता था। गौरी उसे दूर से देखती थी, लंबा, गोरा, और उसकी चाल में एक अलग ही आत्मविश्वास झलकता था। गौरी जानती भी नहीं थी कि राघव उसे देखता भी है। एक दिन गांव में रामलीला का आयोजन था। पूरा गांव उमड़ पड़ा था। गौरी अपनी माँ के साथ एक किनारे बैठी राम और सीता की कहानी में खोई हुई थी। तभी उसकी नजर राघव पर पड़ी। वह कुछ दूरी पर अपने दोस्तों के साथ खड़ा था और उसकी नजरें गौरी पर टिकी थीं। गौरी ने नजरें झुका लीं, उसका दिल तेज धड़कने लगा। यह पहली बार था जब उसे लगा कि राघव ने उसे देखा है, सच में देखा है। रामलीला खत्म होने के बाद जब गौरी और जमुना घर लौट रही थीं, राघव ने उन्हें रोक लिया। नमस्ते जमुना काकी, उसने विनम्रता से कहा। जमुना चौंक गई। ठाकुर के बेटे ने उसे नाम से बुलाया था। नमस्ते भैया, जमुना ने डरते डरते जवाब दिया। और यह कौन है? राघव ने गौरी की ओर देखकर पूछा। यह मेरी बेटी है गौरी, जमुना ने कहा। गौरी ने संकोच से राघव की ओर देखा और फिर अपनी नजरें नीचे कर ली। बहुत सुंदर नाम है, राघव ने मुस्कुराकर कहा। गौरी तुम पढ़ती हो? गौरी का दिल एक पल के लिए खुशी से भर गया। नहीं भैया, उसने धीरे से कहा। हम गरीब लोग हैं, पढ़ाई कहाँ नसीब होगी। राघव का चेहरा गंभीर हो गया। पढ़ना सबका हक है गौरी। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ। जमुना और गौरी दोनों अविश्वास से राघव को देखने लगी। ठाकुर के बेटे को उनकी परवाह क्यों होगी? राघव के शब्दों ने गौरी के मन में एक नई उम्मीद जगा दी थी। अगले दिन राघव जमुना के घर आया। उसने जमुना से गौरी की पढ़ाई के बारे में बात की। उसने कहा कि वह गौरी की पाठशाला की फीस और किताबों का खर्च उठाएगा। जमुना को विश्वास नहीं हो रहा था। यह किसी सपने जैसा था। ठाकुर के बेटे में ऐसी दया कहां से आई? कुछ ग्रामीणों ने जमुना को आगाह भी किया। जमुना, ठाकुर के बेटों का कोई भरोसा नहीं। कहीं यह कोई चाल तो नहीं? लेकिन जमुना के पास खोने के लिए कुछ नहीं था। गौरी की आंखों में पढ़ाई की ललक देखकर उसने राघव के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। गौरी की पाठशाला शुरू हो गई। नई किताबें, स्लेट, पेंसिल, सब कुछ उसके लिए नया और रोमांचक था। वह मन लगाकर पढ़ती, हर सवाल पूछती और अपनी शिक्षिका का प्रिय बन गई। गांव के दूसरे बच्चे उसे ईर्ष्या भरी नजरों से देखते थे, पर गौरी का ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर था।
राघव अक्सर पाठशाला आता और गौरी से उसकी पढ़ाई के बारे में पूछता। कभी कभी वह उसके लिए शहर से नई किताबें और मिठाइयाँ भी लाता। गौरी के मन में राघव के लिए एक गहरा सम्मान और कृतज्ञता का भाव पैदा हो गया था। उसे लगने लगा था कि राघव सच में एक नेक इंसान है। धीरे धीरे समय बीतता गया। गौरी बड़ी हो गई। उसकी सुंदरता और बुद्धिमानी पूरे गांव में मशहूर हो गई। राघव का आना जाना भी बढ़ गया। अब वह सिर्फ पढ़ाई की बातें नहीं करता था, बल्कि गौरी के साथ घंटों नदी किनारे बैठा रहता, उससे अपने सपने साझा करता और उसकी राय पूछता। गौरी को लगने लगा था कि राघव उसे सिर्फ एक छात्रा की तरह नहीं देखता। एक पूर्णिमा की रात, जब चांदनी गंगा के पानी में चांदी की तरह चमक रही थी, राघव ने गौरी का हाथ थामा। उसकी आंखें प्यार से भरी थीं। गौरी, उसने धीरे से कहा, तुम जानती हो, जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा है, मेरा दिल तुम्हारे लिए धड़कता है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। गौरी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। यह वही बात थी जो उसके दिल में भी दबी हुई थी, पर उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि राघव उसे इस तरह कहेगा। मैं भी, वह धीरे से बोली, उसकी आवाज में प्यार और संकोच दोनों थे। उस रात गौरी और राघव ने एक दूसरे को अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार कर लिया। उनके सपने रंगीन हो गए थे। उन्हें लगने लगा था कि उनकी गरीबी और सामाजिक बंधन उनके प्यार के आगे कुछ भी नहीं है। लेकिन नीति के पास उनके लिए कुछ और ही मंजूर था। गौरी और राघव का प्यार गांव में किसी से छुपा नहीं रह सका। धीरे धीरे यह बात ठाकुर सूरज सिंह तक भी पहुंच गई। जब उन्होंने सुना कि उनका बेटा एक गरीब मजदूर की बेटी से प्यार करता है, तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उनके लिए यह न केवल अपमानजनक था, बल्कि उनके खानदान की प्रतिष्ठा पर भी एक बड़ा धब्बा था। ठाकुर सूरज सिंह ने राघव को तुरंत शहर से वापस बुला लिया। उन्होंने उसे खूब डांटा और फटकारा। तुम होश में हो राघव? तुम एक नीची जाति की लड़की के चक्कर में अपनी इज्जत मिट्टी में मिला रहे हो। मैं यह कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। राघव ने अपने पिता को समझाने की बहुत कोशिश की। उसने गौरी की अच्छाई, उसकी बुद्धिमानी और अपने गहरे प्यार के बारे में बताया। लेकिन ठाकुर सूरज सिंह पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। उनके लिए जाति और सामाजिक स्तर सबसे ऊपर थे। वह लड़की तुम्हारे लायक नहीं है राघव। मैं तुम्हारी शादी एक अच्छे खानदान की लड़की से करवाऊंगा, ठाकुर ने कठोरता से कहा। उन्होंने राघव का घर से बाहर निकलना बंद कर दिया और उस पर कड़ी निगरानी रखने लगे। गौरी को जब यह सब पता चला तो वह टूट गई। उसके सपनों का महल पल भर में रेत की तरह ढह गया। वह राघव से मिलने की कोशिश करती, पर हर तरफ ठाकुर के आदमी पहरा देते थे। जमुना भी डर गई थी। उसने गौरी को समझाया कि वह राघव को भूल जाए और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, लेकिन गौरी के लिए राघव को भूलना आसान नहीं था। वह उसकी पहली और सच्ची मोहब्बत थी। उसकी यादें उसकी सांसों में बसी थीं। वह हर पल राघव के बारे में सोचती, उसकी राह देखती और आंसुओं के साथ रातें गुजारती। एक रात गौरी ने हिम्मत करके राघव को एक चिट्ठी लिखी। उसने अपनी बेबसी और अपने प्यार का इजहार किया और उससे मिलने की गुहार लगाई। उसने वह चिट्ठी गांव के एक भरोसेमंद लड़के के हाथ राघव तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वह चिट्ठी ठाकुर के आदमियों के हाथ लग गई। जब ठाकुर ने वह चिट्ठी पढ़ी तो उनका गुस्सा और भी बढ़ गया। उन्हें लगा कि गौरी उनकी प्रतिष्ठा को और नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। अगले दिन गांव में एक पंचायत बुलाई गई। ठाकुर सूरज सिंह ने गौरी और जमुना पर झूठे आरोप लगाए।
उन्होंने कहा कि गौरी ने उनके बेटे को बहकाया है और उनके परिवार की इज्जत खराब करने की कोशिश की है। पंचायत के सदस्य, जो ठाकुर से डरते थे, उनकी बातों में आ गए। बिना किसी सुनवाई के पंचायत ने गौरी और जमुना को गांव से निकालने का फरमान सुना दिया। उन्हें तुरंत गांव छोड़ने का आदेश दिया गया। पंचायत के फरमान ने गौरी और जमुना पर वज्रपात कर दिया। जिस गांव में उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बिताई थी, जहां उनकी यादें और सपने बसे थे, उसी गांव से उन्हें बेघर कर दिया गया। जमुना रोती बिलखती रही, पर ठाकुर के आदमियों ने उन्हें एक पल भी नहीं रुकने दिया। गौरी पत्थर की मूरत बनी सब कुछ देखती रही। उसकी आंखों में आंसू सूख गए थे। उसके दिल में एक गहरी पीड़ा और गुस्सा उबल रहा था। उसने राघव की ओर देखा, जो दूर खड़ा सब कुछ बेबसी से देख रहा था। उसकी आंखों में भी आंसू थे, पर वह अपने पिता के आगे मजबूर था। उस रात गौरी और जमुना ने गांव छोड़ दिया। उनके पास कोई ठिकाना नहीं था, कोई सहारा नहीं था। वे अनजान रास्तों पर भटकती रहीं, रातें खुले आसमान के नीचे गुजारती रहीं और भूख प्यास से तड़पती रहीं। गौरी के मन में एक ही सवाल घूम रहा था, उसके प्यार का क्या हुआ? राघव के वादों का क्या हुआ? क्या वह इतना कमजोर था कि अपने पिता के आगे हार मान गया? धीरे धीरे गौरी का दिल पत्थर होता गया। उसके अंदर की मासूम लड़की कहीं खो गई। उसकी जगह एक कठोर और जिद्दी औरत ने ले ली, जिसके दिल में सिर्फ एक ही आग जल रही थी, बदला। कई दिन और रात भटकने के बाद गौरी और जमुना एक बड़े शहर में पहुंची। शहर गांव से बिल्कुल अलग था। शोरगुल, भीड़ भाड़ और हर चेहरे पर एक अजीब सी बेरुखी थी। यहाँ कोई किसी को नहीं जानता था, किसी को किसी की परवाह नहीं थी। जमुना ने एक बूढ़ी औरत के घर में काम करना शुरू कर दिया। गौरी भी छोटे मोटे काम ढूंढने लगी। उनका जीवन मुश्किल था, पर कम से कम उन्हें रहने की छत और 2 वक्त की रोटी तो मिल जाती थी। शहर की चकाचौंध में भी गौरी अपने गांव और राघव को नहीं भूल पाई थी। हर रात सोने से पहले वह उन दिनों को याद करती जब वे नदी किनारे बैठकर सपने बुनते थे। वह राघव की आंखों में देखे प्यार को याद करती और फिर उसकी बेबसी पर गुस्सा करती। समय बीतता गया। गौरी जवान हो गई। उसकी सुंदरता और आत्मविश्वास ने लोगों को आकर्षित किया। उसने पढ़ना लिखना जारी रखा और धीरे धीरे शहर के पढ़े लिखे लोगों के बीच अपनी पहचान बना ली। अब वह पहले वाली डरी समी गौरी नहीं थी। वह एक मजबूत और आत्मनिर्भर महिला बन गई थी। लेकिन उसके दिल में बदले की आग अभी भी शांत नहीं हुई थी। वह उस अपमान को नहीं भूली थी जो उसे और उसकी मां को सहना पड़ा था। वह उस बेबसी को नहीं भूली थी जो उसने राघव की आंखों में देखी थी। उसने फैसला कर लिया था कि वह एक दिन आशापुर लौटेगी और ठाकुर सूरज सिंह को उनकी करनी का फल चखाएगी। शहर में रहते हुए गौरी ने हर तरह के लोगों को देखा था। उसने अमीरों की शान शौकत और गरीबों की लाचारी दोनों को करीब से महसूस किया था। उसने अन्याय और भेदभाव को अपनी आंखों से देखा था और उसका विश्वास और भी मजबूत हो गया था कि समाज में बदलाव लाना जरूरी है। उसने एक स्थानीय गैर सरकारी संगठन NGO के साथ काम करना शुरू कर दिया। यह संगठन गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करता था। गौरी ने अपनी मेहनत और लगन से जल्द ही संगठन में एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया। वह लोगों की समस्याओं को सुनती, उन्हें न्याय दिलाने में मदद करती और उनके अधिकारों के लिए लड़ती। धीरे धीरे गौरी एक जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता बन गई। उसकी बहादुरी और निडरता की कहानियां शहर में फैलने लगी। लोग उसे आवाज के नाम से जानने लगे थे, उन लोगों की आवाज जिनके पास कोई और सुनने वाला नहीं था। एक दिन गौरी को अपने संगठन के काम के सिलसिले में अपने पुराने गांव आशापुर लौटना पड़ा।
कई सालों बाद वह उस मिट्टी पर कदम रख रही थी जहां उसने अपना बचपन बिताया था, जहां उसने प्यार किया था और जहां उसे अपमानित करके निकाला गया था। गांव में बहुत कुछ बदल गया था। नई सड़कें बन गई थीं, कुछ नए घर भी दिख रहे थे, पर पीपल का पुराना पेड़ अभी भी वहीं खड़ा था, मानो बीते हुए कल की याद दिला रहा हो। पाठशाला अब एक बड़ा स्कूल बन गया था, पर गौरी को उसकी पहली कक्षा की बेंच और स्लेट अभी भी याद थी। जब गौरी गांव में पहुंची तो लोगों ने उसे पहचाना। कुछ ने हैरानी से मुंह फेर लिया, कुछ ने दबी आवाज में बातें की और कुछ ने उसे सम्मान से देखा। ठाकुर सूरज सिंह अब बूढ़े और कमजोर हो गए थे। उनका रौब और दबदबा कम हो गया था। राघव शहर में ही रहता था और कभी कभार ही गांव आता था। गौरी सीधे पंचायत भवन गई। वह डरी समी लड़की नहीं थी जिसे सालों पहले यहां अपमानित किया गया था। उसकी आंखों में आत्मविश्वास और दृढ़ता थी। उसने पंचायत के सदस्यों से बात की और गांव में विकास और सामाजिक न्याय के लिए अपनी योजनाएं बताईं। पंचायत के सदस्य गौरी के बदलाव और उसके विचारों से प्रभावित हुए। उन्होंने उसे गांव के विकास कार्यों में मदद करने का प्रस्ताव दिया। गौरी ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उसके मन में अब बदला लेने की भावना नहीं थी, बल्कि वह अपने गांव के लोगों के लिए कुछ अच्छा करना चाहती थी। उसने जमुना के साथ गांव में ही रहना शुरू कर दिया। जमुना अब बूढ़ी और कमजोर हो गई थी, पर अपनी बेटी को इस रूप में देखकर उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। एक दिन गौरी को पता चला कि राघव गांव आया हुआ है। कई सालों बाद वह उससे मिलने वाली थी। उसके दिल में पुरानी यादें और एक अजीब सी बेचैनी थी। गौरी और राघव की मुलाकात गांव के पुराने मंदिर के पास हुई। राघव अब पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में एक उदासी और पछतावा झलक रहा था। उसके चेहरे पर समय की लकीरें गहरी हो गई थीं। गौरी ने उसे देखकर एक गहरी सांस ली। सालों बाद उसे सामने पाकर भी उसके दिल में कोई पुरानी कसक नहीं उठी। शायद समय हर घाव भर देता है। गौरी, राघव ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में एक दर्द था। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मैं अपने पिता के आगे मजबूर था। मुझे माफ कर दो। गौरी ने शांत भाव से राघव की ओर देखा। वक्त बदल गया है राघव। अब उस बात को याद करने से कोई फायदा नहीं। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ गई हूँ। मैंने कभी तुम्हें नहीं भुलाया गौरी, राघव ने कहा। मैंने कभी खुश नहीं रह पाया। मेरे पिता ने मेरी शादी अपनी पसंद की लड़की से करवाई, पर वह रिश्ता कभी नहीं चल पाया। अब मैं अकेला हूँ। गौरी को राघव की हालत पर थोड़ी दया आई, पर उसके दिल में अब उसके लिए कोई प्यार नहीं बचा था। वह उस कमजोर लड़के को कब का भूल चुकी थी जो अपने प्यार के लिए लड़ नहीं सका था। तुम्हें अपनी करनी का फल मिला राघव, गौरी ने कहा, और मुझे अपनी मेहनत और हिम्मत का। आज मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ और अपने गांव के लोगों की सेवा कर रही हूँ। यही मेरी खुशी है। राघव ने गौरी की आंखों में देखा। उसे एहसास हुआ कि वह सच कह रही है। गौरी अब वह मासूम लड़की नहीं थी जिसे उसने कभी प्यार किया था। वह एक मजबूत और प्रेरणादायक महिला बन गई थी। गौरी ने राघव को नमस्कार किया और मंदिर की ओर चली गई। उसके मन में कोई कड़वाहट नहीं थी, कोई शिकवा नहीं था। उसने अपने अतीत को पीछे छोड़ दिया था और अपने भविष्य की ओर बढ़ रही थी। आशापुर, जो कभी उदासी का गांव था, अब गौरी की मेहनत और लगन से उम्मीदों की किरणें देख रहा था। बिखरे हुए सपने अब नए आकार ले रहे थे और गौरी उस बदलाव की अगुवाई कर रही थी। उसकी कहानी गांव के हर उस बच्चे के लिए प्रेरणा बन गई थी जो गरीबी और सामाजिक बंधनों से लड़कर अपने सपनों को पूरा करना चाहता था।
गौरी ने साबित कर दिया था कि दर्द और अपमान को ताकत में बदला जा सकता है और एक बेहतर भविष्य का निर्माण किया जा सकता है।